वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 2 को। इसमें हमसे कहा गया कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 1 में हमें दो समस्याएं दी गई हैं, दो भाग हैं इसके। तो हम पहले पहला भाग करेंगे, उसकी बाद में दूसरे भाग को लेंगे। पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहले भाग में जो समस्या दी गई है उसके माध्यम से द्विघात समीकरण बनाना तो हमने पहले ही सीख लिया है, पहले हम बना चुके हैं। हम चाहें तो एक बार फिर से दोहराने की दृष्टि से, पुनरावृत्ति की दृष्टि से इसको एक बार हम करके दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, इसमें यह बताया गया कि जान और जीवंती के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 मार्बल्स हैं, मार्बल्स की बॉल हैं छोटी छोटी। ठीक है, कंचे हैं। ठीक है, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और खोने के बाद में उनके पास जो संख्या बचती है उनका गुणनफल 124 हो जाता है। तो उनके पास में आरंभ में कितने कंचे थे? तो शब्द समस्या में हमने बताया था कि जो चीज हमें मालूम करनी होती है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना जॉन के पास में कंचों की जो संख्या है वो है x। ठीक है, तो जीवंती के पास में कितने हो गए? कुल थे 45। ठीक है, कुल 45 हैं और जॉन के पास में x हैं, तो जीवंती के पास में हो गए 45 माइनस x। ठीक है, अब सवाल में आगे कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद में जान के पास तो हो जाएंगे x माइनस 5 कंचे, और इसके पास में जीवंती के पास में कितने हो जाएंगे? -5 अगर कर देते हैं तो वो हो जाएंगे, इसको हम करके देखते हैं, तो हो जाएगा 45 में से 5 चलेगा 40 माइनस x। जीवंती के पास में ये हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ये जो संख्या हुई है इनका गुणनफल 124 है, यानी प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू कितना है? 124। ठीक, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं।
वो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ब्रैकेट को। x को इससे करेंगे तो 40x, x को इस x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, -5 को 40 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 200, और -5 को जब x से करेंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124 है, तो 124 को भी इस साइड में ले आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस का 200 माइनस का 124 यानी 324, तो ये हो गया माइनस के। अब ये है 40x प्लस के, ये 5x प्लस के, तो ये 45x हो गए, और ये एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यूँ क्यों लिख दिया, प्लस 40x और 5 45x हो गया। ठीक है, और ये कितना हुआ था, माइनस के 324 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगी, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का इससे करेंगे तो प्लस 324 बराबर 0। तो इक्वेशन हमारे पास में आ गई ये। अब इस इक्वेशन को हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते कैसे हम, गुणनखंडन विधि से करते हैं, यानी मध्य पद का विभाजन के माध्यम से करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको, मध्य पद विभाजन करने के लिए हम देखिए सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम मानक रूप से करते हैं। ये काम हम रफ में कर रहे हैं, ठीक है, रफ में कर रहे हैं। रफ में क्या कर रहे हैं, मानक रूप से तुलना करी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद इनकी वैल्यू लिख ली। तो इसको देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है, आप चाहें तो रफ में लिख करके देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखने से हमें मालूम चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी ए बराबर कितना है 1। ठीक है, और बी कितना है, यानी एक्स का गुणांक है माइनस के 45, और सी यानी अचर पद कितना है 324। ठीक है, अब हमें बी का डिवाइडेशन करना है इस तरह से कि दोनों को जोड़ने पर 45 माइनस 45 को दो भागों में बांटना है, और इस तरह से बांटना है कि दोनों भागों को अगर जोड़े तो माइनस 45 आ जाए, और अगर दोनों को गुणा करें तो क्या आना है, ए सी आ जाए। ए सी, ए 1 है और सी ये है 324 है, ए सी यानी ए इंटू सी, 324 को 1 से करेंगे तो 324 आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, 324 के हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, निकालें। सबसे पहले हमने 2 का लगाया, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब किसका जाएगा, देखिए अब 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब किसका जाएगा, सब छोटे भाई संख्या में से 3 का जाएगा 9, फिर किसका जाएगा 3 का जाएगा 3 आ गया, फिर किसका जाएगा 3 का जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बने, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार तो 3 आ गए, 2 बार 2 आ गए। अब इनके दो ग्रुप हमें इस तरह से बनाने हैं कि उनको जोड़ने पर माइनस 45 आ जाए। ठीक है, कैसे बनेंगे, देखिए ग्रुप बना सकते हैं हम किस तरह से, देखिए बना के देखते हैं। इन 3 को जोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए, और 3 तिया 9, 9 3 27, 27 ये हो गए। 12 और 27 कितने होते हैं, 12 और 27 को अगर हम जोड़ें तो देखो, इनको देखें तो 12, ये तो आ गया 12, वो 27 हो गया, 3 तिया 9, 9 3 27, ये तो 27 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर हम 12 और 27 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 12 और 27 को जोड़ने पर वो आ गया हमारे पास में 39। तो ये तो काम नहीं हुआ हमारा,
अब अगर हम ऐसा करें कि इस ग्रुप में ये भी शामिल कर लें, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो एक संख्या तो आ गई 36, ठीक है। दूसरी संख्या देखें हम, 3 तिया 9, 36 और 9 को अगर हम जोड़ें तो 36 और 9 को जोड़ें तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लाने हैं माइनस के 45, तो यानी दोनों संख्याएं तब जुड़ेंगी जब दोनों माइनस की होंगी। तो यानी इसके टुकड़े हमें मालूम चल गए कि -36 होना चाहिए और माइनस का 9 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। चलिए इस आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे मध्य पद विभाजन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। 2 जोड़े बना लिए। अब कॉमन लिया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 36 आ गया। ही इधर से क्या कॉमन आ गया, माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 फिर से आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 36 और x माइनस 36, तो x माइनस 36 को तो हमने लिख दिया यहाँ पर, बाकी जो बचा वो बचा x माइनस 9, ठीक है, ये मिला हमें। अब x की वैल्यू निकाल लो, दोनों को, ये 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अब दोनों गुणनखंडों को अलग अलग जीरो के समतुल्य रख करके हम x की वैल्यू, 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहली वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0 था तो x बराबर 36 हो गया, ठीक है। दूसरे की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0 था तो x बराबर 9 आ गया। तो 2 वैल्यू निकल गई, x की एक तो 9 निकल गई और एक 36 निकल गई, ठीक है ना। यानी एक के पास में 9 थे और एक के पास में 36 थे। आई बात समझ में? यह हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या के दूसरे भाग पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 में जो दूसरा भाग दिया गया है उसमें हमसे कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने बनाता है मालूम नहीं, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने की लागत मूल्य, ये लागत मूल्य है, केवल मूल्य नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर। यानी 55 में से हमें घटानी है खिलौनों की संख्या जो कि एक दिन में बनाई जाती है, उसके बराबर होती है। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, ठीक है। लागत कितनी होती है, 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं वो जो संख्या आती है वो लागत है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी दिन कुल निर्माण लागत जो थी, प्रोडक्शन कॉस्ट थी, वो 750 रुपए थी। तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हमें ये ज्ञात करनी कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित हुए, ठीक है। तो मान लीजिए, माना, यहाँ पे हम जो चीज मालूम नहीं होती उसको मान लेते हैं। तो माना उस दिन जो खिलौने बनाए गए, दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन या दिन में निर्मित यानी बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी थी, x मान लेते हैं, x थी, ठीक है। तो लागत कितनी हो गई, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत कितनी होगी, लागत कितनी होगी, लागत में हमें क्या बताया गया है कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं यानी x बन रहे हैं,
वो संख्या लागत होती है, यानी 55 माइनस एक्स ये लागत हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लागत मालूम चल गई और खिलौनों की संख्या मालूम चल गई। तो अगर कुल लागत की बात करें, टोटल लागत, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल लागत, कुल निर्माण लागत। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत कब निकलेगी, जब खिलौनों की संख्या को हम इस एक खिलौने की लागत से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कुल निर्माण लागत कितनी हुई, कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, x इंटू 55 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और सवाल के मुताबिक ये कितने हैं, 750। ठीक है, अब इसको जब हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, 750 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, माइनस का चिन्ह अगर हटाना है यहाँ से तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, ये इक्वेशन हमने पहले भी निकाल ली थी। ठीक है ना, अब इसको हमें हल करना है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, अब हल कैसे करते हैं, देखिए हमारा समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ये है ना। अब हम कैसे करते हैं द्विघात समीकरण को हल, गुणनखंडन विधि से मध्य पद का विभाजन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की यानी a की वैल्यू ज्ञात करते हैं, x के गुणांक की यानी b की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और अचर पद यानी c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। रफ में कर रहे हैं हम ये वाले काम। ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, देखिए कुछ भी नहीं दे रखी यानी 1। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 55, x का गुणांक माइनस 55। अब c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750। इसके बाद में हम क्या करते हैं रफ में कि b की जो वैल्यू है यानी माइनस 55 जो है, उसको हमें दो भागों में बांटना है। और दो भागों की खासियत क्या है कि अगर उनको जोड़ें तो माइनस 55 आ जाए, लेकिन अगर उनको हम गुणा करें तो a इंटू सी के बराबर आ जाए। अब a इंटू सी कितना है, a इंटू सी कितना है, यहाँ पर a है 1, c है 750, यानी मल्टीप्लाई दोनों होंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, a इंटू सी के बराबर आ जाए। ठीक है, अब कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, 750 जो है संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसको पहले डिवाइड करेंगे। 2 750 का आ गया कितना हो गया, 325, सॉरी 2 तिया 6, बचा कितना 1, और ये हो गया 15, 2 7 375। ठीक है, अब 375 को हो गया तो अब क्या आएगा, अब हम लगाते हैं 3 का, सब छोटी अभाज्य संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किसका लगाएं हम, अब हम लगाएंगे, किसका लगाएं, 5 का लगाना पड़ेगा हमें, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का लगाना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 55 25, फिर से लगाना पड़ेगा 5 का, ये 5 हो गया, और फिर से लगाना पड़ेगा 5 का, ये 1 आ गया। ठीक है, तो फैक्टर कौन से हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को दो ग्रुपों में बांट करके और उनके गुणनफल ज्ञात करने। ठीक है, अब इनको दो ग्रुपों में बांटे हम, इस तरह से बांटे कि उन दोनों ग्रुपों का गुणनफल अगर हम जोड़ें तो माइनस 55 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ते हैं, देखिए करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, 2 को 3 को 5 को, एक तो इसको शामिल कर लेते हैं और इनको दूसरा ग्रुप ये बना लेते हैं। तो 5 दिए 15 और 15 दूनी 30, एक तो हो गया 30। ठीक है, और ये 5 25, ये हो गया 25। क्या 30 और 25 को जोड़ने पर 55 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
हमें लाना है माइनस का 55, यानी दोनों को माइनस माइनस में रख लो, ठीक है, तो -55 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। तो यानी हमें जो 55 को डिवाइड करना है वो दो भाग कौन से होंगे, -30 और -25, करके देख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे पहले हम मध्य पद विभाजन करने पर, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिख करके दिखाएंगे। x², ठीक है, -30x -25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो ग्रुप बन जाएंगे। पहले ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x -30 हो गया। दूसरे ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, -25 कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचा क्या, x -30 इक्वल टू 0। अब x -30 को कॉमन ले लिया, x -30 ये कॉमन आ गया। बचा क्या, x -25 ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, दो फैक्टर हमें प्राप्त हो गए। अगर इन दोनों को हम अलग अलग जीरो के समतुल्य रख दें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो रखें, तो x -30 बराबर 0 है, तो x बराबर 30 हो गया। दूसरी x -25 बराबर 0 है, तो x बराबर इधर जाकर के प्लस का 25 हो जाएगा। यानी हमारे पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो x की 30 आ गई और एक 25 आ गई, ठीक है। आगे बात समझे। अब हम लेने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो हो वो तो 27 हो और गुणनफल जो हो वो 182 हो, 182 हो, ठीक है। यानी दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो कितना दे रखा है, योग वो दे रखा है हमें 27। संख्याएं हमें मालूम है नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या है x, ठीक है, माना एक संख्या है x, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी हुई, दूसरी संख्या कुल 27 थे, एक संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 माइनस x, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो है 182। किसका, इनका, इनका। योग की बात तो हमने कर ली, अब गुणनफल हमें बताया गया। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई, इन दोनों गुणनफल, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ये, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर खोल देंगे तो, ठीक है, इक्वल टू 182, ठीक है। और उसको वैसे लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27x माइनस 182, 82 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को, ये द्विघात समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है, ये शब्द समस्या हमें दी गई थी, इससे ये द्विघात समीकरण हमने निकाल लिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, कुछ काम रफ में करते हैं, ठीक है। गुणनखंडन विधि से कर रहे हैं हम, मध्य पद का विभाजन हमें करना है, ठीक है। रफ में क्या क्या काम करते हैं कि a, b और c यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ज्ञात कर देता हूँ, a की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 दे रखा है, b की वैल्यू यानी x का गुणांक -27 दे रखा है, और c की वैल्यू
यानी अचर पद 182 दे रखा है प्लस का, ठीक है। अब जो b है मध्य पद है, इसको हमें दो भागों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि अगर दोनों को हम जोड़ दें, दोनों भागों को, तब तो -27 आ जाए, लेकिन अगर हम उन दोनों भागों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो a इंटू सी के बराबर हो जाए, a इंटू सी के बराबर हो जाए। a है 1 और c है कितना 182, तो 182 को 1 से करेंगे तो 182 ही आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर वो 182 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी संख्याएं तलाशने के लिए हम क्या करते हैं, 182 जो आया है AC जो है, इसके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। करके देखते हैं, देखिए 182 इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, 2 किया तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, और तो कुछ आ नहीं रहा। इसके बाद में अगर हम करेंगे तो ये चला जाएगा 6 बार 6 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 13 का, 13 चला गया 13, और 13 को जो विकर्ण करेंगे 7 बार जाएगा, 7 को इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनका जोड़ 27 आ जाए, जिनका जोड़ 27 आ जाए, और मल्टीप्लाई तो 182 आना ही आना है। अब जोड़ 27 कैसे आएगा, देखिए अगर हम देखिए जोड़े बनाए हैं, इसको देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 2 को और 7 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इस जोड़े का गुणनफल कितना होगा 14, और 13 को ऐसे ही रहने देंगे तो दूसरी संख्या आ गई 13। 14 और 13 को अगर हम जोड़ें तो 27 आएगा कि नहीं आएगा, हमें माइनस का चाहिए इसलिए दोनों तरफ माइनस के मान लेते हैं, ठीक है। माइनस का 14 और माइनस का 13 ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। इसको इस तरह से हमें मध्य पद को विभाजित करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मध्य पद विभाजित करने पर, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे हम x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो ग्रुप बना दिए, पहले ग्रुप में से x कॉमन आया तो x स्क्वायर माइनस 14 आ गया, दूसरे ग्रुप में से 13 कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे x स्क्वायर नहीं x ही आएगा, x माइनस ये 14 आ गया इक्वल टू 0। दो हमें प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हो गया x माइनस 14, इसको तो कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 13, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें, इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 हो गया, ठीक है। इसी तरह से x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गई हमें 13, तो x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, एक संख्या तो है 14 और एक है 13, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई वो हमें मालूम चलेगी, ठीक है। इस तरह से चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर 4। हमारा सवाल है कि दो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, जिनके स्क्वायर्स का योग जो है, एडिशन जो है वो 365। तो देखिए इस सवाल में कुछ शब्द आए हैं जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं चैप्टर की शुरुआत में, रिकॉल के समय। देखिए एक शब्द है क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव। क्रमागत का मतलब हमने बताया था आपको कि क्रम में आने वाला, अगला आने वाला, अगला जैसे 5 लिखा हुआ है तो अगला कौन सा होगा 6, ये क्रमागत हुआ, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो गया। दूसरी बात धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के बारे में हमने बताया था। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जो भी 0 के अलावा 0, 1, 2, 3 जितनी भी संख्याएं 0 और उससे बड़ी सब धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांकों की बात की, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई। तो दो धनात्मक पूर्णांक कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि अगर इसको हम एक धनात्मक पूर्णांक माने तो अगला पूर्णांक अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके अंदर एक का डिफरेंस यानी +1 करना पड़ेगा हमें, ये समझना है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया वो समझिए। हमसे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक है क्या, x, ठीक है। तो दूसरा, तो इसका क्रमागत, तो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक होगा क्या, x+1, ठीक है। अब हमसे सवाल में कहा गया कि इन दोनों का वर्ग किसके बराबर है, 365 के बराबर है। तो यहां पे लिख दिया प्रश्नानुसार, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, ये कितना है, 365, ठीक है, 365। अब x का स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर कितना होता है। इसके लिए हमने एक बीजीय सर्वसम्मिका बताई थी आपको, उसके हिसाब से इसको मैं खोल के लिख देता हूं यहां पर ब्रैकेट के अंदर। x का स्क्वायर बीजीय सर्वसम्मिका बताई थी हमने, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या बताई थी, a+b का होल स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है हम कैसे लिखते हैं, a² + b² प्लस 2 × a × b, यही तो बताई थी हमने आपको, ठीक है। इस हिसाब से हम लिख देते हैं, a की जगह पर x मान लेंगे, b की जगह पर 1 मान लेंगे। तो a² लिखना है तो x² लिख दिया, प्लस b² लिखना है यानी 1 का स्क्वायर लिख दिया यानी 1 ही हो गया, प्लस 2ab, 2 × a कितना है x और b कितना है 1, ठीक है, इक्वल टू 365, ठीक है। अब इसको हम खोल लेते हैं, x² और x² ये 2x² हो गया, 2x² प्लस ये कितना हुआ 2x और इस वाले 1 को यहाँ लास्ट में लिख लिया +1 इक्वल टू 365, ठीक है। अब 365 को इधर ले आते हैं हम, इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे 365 में से 1 चला गया, ये माइनस का 365 था, ये प्लस का 1 है, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में से भी 2 कॉमन आ रहा है, यानी पूरी में 2 का भाग लगाया जा सकता है। 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पर, 2 का भाग लगाने पर x² बच जाएगा, प्लस इसमें x बच जाएगा, माइनस 364 में 2 का भाग लगाएंगे तो 182 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई इस शब्द समस्या से, इस वर्ड प्रॉब्लम से, वो हो गई ये वाली, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसको हल करके और हम क्रमागत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। इसको हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं हम हल, गुणनखंडन विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, मध्य पद का विभाजन करके करते हैं हम, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो कुछ काम रफ में करते हैं। रफ में क्या क्या काम करना है हमें देखते हैं। देखिए रफ में हमें काम करना है
कि ये जो समीकरण हमें दिया गया द्विघात, इसकी तुलना करनी है हमें द्विघात समीकरण के मानक रूप से। वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना का मतलब क्या है कि हमें x स्क्वायर का गुणांक यानी a, x का गुणांक यानी b और अचर पद, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है इससे कंपेयर करके, तुलना करके। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। b क्या है? x का गुणांक। यहाँ पे क्या है? x का गुणांक 1, कुछ भी नहीं है, यानी 1 मानेंगे, तो b की वैल्यू हमारे को 1 प्राप्त हो गई। c की वैल्यू क्या है? c बराबर अचर पद की जगह क्या लिखा हुआ है? 182 माइनस के 182। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस b का डिवाइडेशन ऐसे करना है, b बराबर 1, इसका डिवाइडेशन ऐसे करना है कि जोड़ने पर तो p और q में मान लो हमें बांटा है, इसको 2 भागों में बांटा, तो जोड़ने पर p प्लस q अगर करें तो हमारे पास में 1 आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों भागों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, p इंटू क्यू कर दें, तो क्या आना चाहिए? a इंटू सी, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। a इंटू सी क्या हुआ? ये तो a बराबर 1 है और c बराबर 182 है, यानी a इंटू सी कितना हो गया? माइनस 182। ठीक है। यानी गुणा करने पर माइनस के 182 आने चाहिए। अब कैसे होगा देखिए, अब ये तो आना चाहिए, ये बात तो हो गई। अब आएंगे कैसे? ये जो AC आया है इसकी हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, माइनस को हटा देंगे, 182 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2 का भाग लगाएंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब आ गया 91, 91 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग जाता है वो है 13, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा, फिर 7 1 1। ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। ठीक है। अब इन फैक्टर्स के 2 जोड़े बनाने हैं हमारे को, यानी हमने 7 और 2 को शामिल कर लिया, 7 इंटू 2, और दूसरे जोड़े में हमने रख लिया 13, यानी 14 और 13, 2 हमारे को नंबर प्राप्त हो गए, संख्याएं प्राप्त हो गई। 14 और 13 को जोड़ने पर क्या 1 प्राप्त हो सकता है? सामान्य तौर से देखें तो नहीं हो सकता। 14 और 13 तो 27 हो जाते हैं। लेकिन अगर 14 माइनस का हो और 13 प्लस का हो, तो क्या इनको जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन वो माइनस का 1 प्राप्त होगा, हमें प्राप्त करना है प्लस का 1। तो अगर 14 को प्लस का रखें और 13 को माइनस का रखें तो क्या 1 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हमें जो डिवाइड करना है वो प्लस के 14 और माइनस के 13 के रूप में इसको डिवाइड करना है। आई बस में? ठीक है। चलिए अब डिवाइड करके हम इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ लिख दिया मध्य पद विभाजन करने पर क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है। 2 जोड़े बन गए। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x प्लस 14 बच जाएगा। दूसरे जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? 13, तो माइनस का 13 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या? x प्लस 14 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या? x माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन दोनों गुणनखंडों को जब हम 0 के समतुल्य रखेंगे, जैसे x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई? x बराबर हमें प्राप्त हो गई माइनस के 14, और इधर क्या प्राप्त हो गई? x बराबर हमें 13 प्राप्त हो गई।
ठीक है, माइनस की एक मिस्टेक है, ये भी माइनस ही आएगा। देखिए कहाँ पर मेरा, ठीक है, ठीक है, -14 -13, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे -14 आ गए हैं तो माइनस नेगेटिव संख्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक हुआ वो x बराबर 13 हुआ, x बराबर 13 हुआ। और दूसरा हमें ज्ञात करना हो तो कितना हो गया, 13 + 1, 13 + 1 बराबर 14। तो एक तो धनात्मक पूर्णांक हो गया 13 और उसका क्रमागत जो हुआ, कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर हुआ वो हो गया 14। तो आंसर हो गया हमारा 13 और 14। यहाँ पर जब -14 आया तो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमें लिख देना है, चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, इसलिए x का मान माना जाएगा 13। और क्योंकि x बराबर 13 है तो इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो होगा 13 + 1 यानी 14। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 5 पर। ठीक है, इसमें हमसे सवाल दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट ट्राइंगुलर है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट ट्राइंगल है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना हमें आना चाहिए। समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं, समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ABC लिख देता हूं मैं, ABC। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, और अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं हम हाइपोटेनियस या डायगोनल। तो उसको मैं H लिख देता हूं हाइपोटेनियस के हिसाब से या डायगोनल के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरी होती है अपनी लंब, परपेंडिकुलर लंब AB, ये लंब है, इसको मैं P से लिख देता हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक होता है बेस यानी आधार, आधार को बेस बोलते हैं, इसको मैं B से लिख देता हूं। ठीक है, अब सवाल में हमसे ये कहा गया है कि यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो, यहाँ तो 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई तो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसमें हमें सवाल दिया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर लंब जो है, ये आधार से 7 सेमी कम है। यानी अगर आधार को हम x मान लें, अगर आधार x है तो ये x - 7 है, 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है, आई बात समझ? तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हम आधार के स्क्वायर को, बेस का जो स्क्वायर है, वर्ग है, और लंब का जो वर्ग है, परपेंडिकुलर का जो वर्ग है, इन दोनों को जोड़ें तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। यानी इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक। कैसे लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं हम, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, प्लस अब x - 7 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं? इसके लिए हमें एक बीजीय सर्वसमीकरण हमने आपको लिखाई थी। क्या लिखाई थी? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। क्या लिखाई थी हमने? a - b का होल स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, इस रूप से हमने लिख दिया यहाँ पर।
ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 7 है, तो ए स्क्वायर की मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2a यानी x और b यानी 7, ठीक है, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ठीक है। चलिए अब इसको और कर लेते हैं हम सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49, ठीक है, माइनस 2x और इंटू 7 यानी 7 दूनी 14x, 14x हो गया बराबर 169, ठीक है। अब इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं, थोड़ा सा और सही रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169, ठीक है। अब अगर हम इस 169 को इधर ले जाते हैं, LHS साइड में ले आते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 169 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 169 में से जब 49 घटेंगे तो माइनस के 120 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 का भाग लगा दो पूरे में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इस सब समस्या से जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण जो हमें प्राप्त होगा, वो हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें भुजाएं मालूम चल जाएगी किस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमारा जो समीकरण बना वो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये तो बना, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे हम, इसको हम हल करेंगे गुणनखंडन विधि से, यानी मध्य पद का विभाजन करेंगे। मध्य पद के विभाजन के लिए हम कुछ काम रफ में करते हैं। रफ में क्या काम करते हैं, रफ में हम ये करते हैं कि इस द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसमें a b और c इनकी वैल्यू निकालनी है। a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं दे रखा यानी 1 है। b क्या है x का गुणांक, वो कितना दे रखा है -7। c क्या है, c है अचर पद, वो कितना दे रखा है -60, ठीक है। अब हमें ये जो b होता है यानी -7 जो है, इसको 2 भागों में बांटना है, और उन भागों की खासियत क्या होनी चाहिए कि इन दोनों भागों को अगर हम जोड़ें p प्लस क्यू, ये 2 भाग मान लीजिए हैं, इनको जोड़ें तो -7 आ जाना चाहिए। लेकिन यदि इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो क्या आना चाहिए a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। a इंटू सी क्या है, देखिए a 1 है और c कितना है -60। अब 1 और -60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ac कितना आ जाएगा माइनस के 60 आ जाएंगे, ac माइनस के 60 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 60 के अभाज्य गुणनखंड। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 30, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसके हमें जोड़े बनाने हैं, और जोड़े ऐसे बनाने हैं कि उन जोड़ों का गुणनफल
जब हम करें और उनको जोड़ें तो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। करके देखते हैं। देखिए अगर हम इसको करते हैं 2, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये गुणनफल आ गया 12 और इसको रख लेंगे 5। क्या 12 और 5 को जोड़ने पर 7 आ सकता है माइनस का? बिल्कुल आ सकता है। सामान्य तौर पे जोड़ेंगे, समान चिन्ह होंगे जब तो नहीं आएगी, लेकिन अगर असमान चिन्ह हो तो आ जाएगा। कैसे आएगा? मान लीजिए -7 लाना है तो उसको -12 मान लें और उसको प्लस के 5 मान लें। तो जब इनको जोड़ेंगे हम तो पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, बड़े में से छोटा घटेगा और बड़े का चिन्ह आ जाएगा, यानी 12 में से 5 कम हो जाएंगे, यानी 7 आ जाएगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास में जो दो टुकड़े हमें करने हैं वो है -12 और +5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे। एक लाइन लिख देते हैं कि मध्य पद का विभाजन करने पर। ठीक है, तो मध्य पद का जब विभाजन करेंगे तो -12 और किसके रूप में करेंगे हम, -12 और +5 के रूप में। ठीक है, तो किस तरह से कर देंगे देखिए, हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 7x - 60 = 0। मध्य पद का हमने विभाजन किया तो x² - 12x + 5x - 60 = 0। दो वर्ग बना लिए हमने, x - 12 प्लस 5 कॉमन आ गया तो x - 12 × 60 12 आ गया = 0। x - 12 कॉमन आ गया, x - 12 ये कॉमन आ गया, बच गया क्या, x + 5। तो हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए, दो फैक्टर आ गए। x - 12 इसको, इस गुणनखंड को जब हम 0 के समतुल्य रखेंगे तो एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और x + 5 उसको जब हम 0 के समतुल्य रखेंगे तो x की दूसरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर हो गया -5 और ये हो गया x बराबर 12। ठीक है, अब क्योंकि ये -5 लिखा हुआ आ रहा है और हम बात कर रहे हैं भुजाओं की लंबाई लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए माइनस वाला जो वैल्यू है इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं और वैल्यू हमने मान ली x बराबर 12। ठीक है, अगर हम इसको चेक भी करना चाहें कि x की वैल्यू 12 सही है कि नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 12 रख के देख लेते हैं। ठीक है, x की जगह पे जब हम 12 रख के देखेंगे तो हमारे को 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो x बराबर 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का छठा और अंतिम सवाल। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है, और किसी खास दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग, प्रत्येक यूनिट की जो लागत आ रही थी, निर्माण लागत आ रही थी, वो क्या थी, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। ठीक है, यानी इस तरह का एक सवाल हम पहले कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है हमसे कि कोई विशेष दिन लागत पूछी हमसे, बर्तनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है। तो मान लीजिए बर्तनों की संख्या है x, किसी दिन बर्तनों की जो बर्तनों की संख्या है, किसी दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या उसको मान लिया x है। ठीक है,
तो निर्माण लागत कितनी होगी प्रत्येक नग की, प्रत्येक यूनिट की, ईच आर्टिकल की, ठीक है, वो हो गई निर्माण लागत। निर्माण लागत प्रति नग, पर यूनिट या पर आर्टिकल, प्रति नग, वो कितनी बता रखी है, बर्तनों की संख्या के दुगने से, यानी बर्तनों की संख्या है x, इसके दुगने से यानी 2x से 3 अधिक यानी +3, ठीक है, निर्माण लागत ये होगी। अब कुल लागत कितनी हुई, कुल लागत दे रखी है 90 रुपए, तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से निकालने कुल लागत, तो कुल लागत का मतलब क्या हुआ, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, उसको मिला लें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी x इंटू 2x + 3, ये कुल लागत हो गई। और ये हमें दे रखी है 90 रुपए, प्रश्नानुसार 90 रुपए दे रखी है, ये देखिए, ठीक है ना। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो गया 2x² + 3x = 90, 90 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है मध्यपद विभाजन के माध्यम से, गुणनखंडन के माध्यम से, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं 2x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। अब मध्यपद का विभाजन करना है, कैसे करते हैं हम मध्यपद का विभाजन? मध्यपद का विभाजन हम करते हैं, प्रक्रिया काफी लंबी थी, काफी हमने समझा दिया है आपको रफ में करने के लिए। यहां पर मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं थोड़ा सा। उसमें हम क्या करते थे कि a और c इनको मल्टीप्लाई करते थे, x² के गुणांक और अचर पद को मल्टीप्लाई करते थे और उसके फैक्टर निकालते थे, उसके प्राइम फैक्टर निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ गया 180, ठीक है। अब इस 180 को हमें फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, 2 करेंगे तो ये हो गया 90 हो गया, फिर 2 का देंगे तो 45 हो गया, फिर इसमें 3 का देंगे तो 15 आ गया, फिर इसमें 3 का देंगे तो 5 आ गया, फिर वापस से 3 का देंगे, फिर वापस से 5 का देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब इनके 2 ग्रुप बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं कि 3 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इन तीनों को तो एक ग्रुप में रख लेते हैं, ये हो गया 12, और इन 2 को एक ग्रुप में रख लेते हैं, 5 ये 15, ठीक है। अब 15 और 12 को अगर हम जोड़ें तो प्लस के 3 आने चाहिए, आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर 15 जो है वो प्लस का रखें और 12 को अगर माइनस का रखें और फिर इनको जोड़ें तो प्लस के 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी रूप में हम इसके फैक्टर वो कर देते हैं, मध्य पद को विभाजित कर देते हैं। देखिए 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। अब 2 ग्रुप बना लिए। अब इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, x कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या आया 2x + 15, फिर इधर से क्या कॉमन आ रहा है माइनस, ये आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा इसमें से कॉमन आ जाएगा 3 मान लेते हैं हम, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 दूनी 12x, 2x बच गया, माइनस इसको करेंगे तो 15 आ जाएगा, 6 पंजे 30 = 0, ठीक है। अब 2x + 15, एक 2x + 15, एक तो ये बन गया,
गुणनखंड, और दूसरा क्या बच गया, x माइनस 6। इन दोनों को जब 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। तो एक तो x की वैल्यू आ गई माइनस 15/2। ठीक है, x माइनस 6 को करेंगे बराबर 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। अब क्योंकि x की वैल्यू माइनस 15/2 आ रही है, यानी माइनस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो ये ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, बर्तनों की संख्या नेगेटिव कैसे हो सकती है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होगी, यानी x बराबर 6 को हम इसको माइनस 15/2 को तो मानेंगे नहीं, x बराबर 6 को हम वैल्यू मान लेंगे, तो x बराबर 6 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी बर्तनों की संख्या कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई, 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस दिन जो बर्तन बने थे, एक दिन में बर्तन बने 6। ठीक है, निर्माण लागत कितनी आई, लागत कितनी आई, 6 के दुगने से 3 अधिक, यानी 6 दूनी 12 से 12 में 3 और जोड़ दो, 12 3 15 रुपए उसकी निर्माण लागत आई। ठीक है, अब टोटल 90 रुपए थी निर्माण लागत। ठीक है, तो निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो अपन 90 यहां पे कर दिए थे हमने। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। x बराबर 6 को रखेंगे तो ये सेम जो सवाल हमें दिया गया है बिल्कुल उसके अंदर फिट हो जाएगा ये पूरा मामला। ठीक है, दुगने से 3 अधिक है कि नहीं, देखिए दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमने बता दी और प्रत्येक नग की लागत बता दी। प्रत्येक नग की लागत